ठीक है। तो ये फेम इंडिया स्कीम हो गई, इंपॉर्टेंट है। एमईआईएस को हटा के क्या कौन सी स्कीम लेकर आए हैं? एमईआईएस को हटा के रोड टेप स्कीम कब आई है? 2021 में। एमईआईएस का फुल फॉर्म है मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। रोड टेप का क्या हो गया? रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड वो टैक्सेस टैरिफ, है ना। तो सेम सही है, 2021 में आई है ये रोड टेप। प्लानिंग कमीशन को हटा के क्या ले आए? नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 ऐसा कोई डेट है उसका। और FIPB जो इम्पोर्टेंट है उसको हटा के क्या ले आए? फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल बोल रहे हैं अब उसको, FIFP। और फेम इंडिया का फुल फॉर्म, या फेम इंडिया क्या है स्कीम, अगर आपको फुल फॉर्म आएगा तो पता ही है, फास्टर अडोप्टेशन या अडोप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड टेक्नोलॉजिकल व्हीकल्स। तो ये फेम इंडिया स्कीम है। आगे, इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन 2020 इंडिया का कौन सा रैंक है? ये तो आपको रटना ही है, कौन सा रैंक आएगा? 63। अब लेकिन ये हर साल आता है भैया, 2020 का आपकी बुक में दिया हुआ है, लेकिन ये हर साल आता है ये, तो आप 2020 वाला याद कर लो, बहुत है। बाकी अगर करंट क्वेश्चन, फिर मैं बोलूँगा, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता तो वो 2023 का या जो भी लेटेस्ट आया हुआ है, अगर 24 का आ गया तो 24 का पूछता है, और 23 का आ गया तो 23 का पूछता है। लेकिन आपकी बुक में 20 का दिया है, 63। तो अभी वाला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है? विच कंट्रीज इन द टॉप ऑफ ईच ऑफ डूइंग बिजनेस? तो 2020 का तुमसे पूछे तो याद रखियो, है ना। जनरली क्या होता है, न्यूजीलैंड और ये सब टॉप पे आते हैं, अब ये भी बदलते रहते हैं। जहाँ तक मेरा पढ़ा हुआ है उस टाइम तक तो न्यूजीलैंड था, हो सकता है वो 2020 में था या कब का था, मैं देख लेता हूँ फिर भी। तो आप न्यूजीलैंड लिख दो टॉप पे, है ना। हालांकि पूछेगा नहीं, लेकिन एक आइडिया हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या है? ऐसा देश जहाँ पे बिजनेस आराम से हो जाता है उसको बोलते हैं ईज ऑफ। तो जो जितना अच्छा होगा उसकी उतनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंक आएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का यही मतलब है कि व्यापारी जो है वो कितना आसानी से व्यापार कर पा रहा है, उस पर लाइसेंस या उस पर कितने रोक टोक है। जितने ज़्यादा रोक टोक होंगे वहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक उतना ही ज़्यादा आएगा, और जितना ईजी उसको ईजीली व्यापार करने दिया जाएगा तो उसकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंक अच्छी आएगी, बेटर आएगी। तो 63 याद रखें, है ना। शायद हो सकता है उसके बाद जैसे 2021 में तो कोरोना की वजह से रिपोर्ट नहीं आई हो, तो आप 63 याद रखेंगे। और टॉप पे आप, है ना, न्यूजीलैंड को लिख लेंगे। और जैसे इंडिया में भी बात करें तो गुजरात और आंध्र प्रदेश, ये जो स्टेट्स हैं ना, इनमें ईज ऑफ डूइंग, अगर इंडिया के स्टेट्स की रैंक की बात करें तो गुजरात में आंध्र प्रदेश पहले टॉप पे, फिर गुजरात आएगा। जैसे गुजरात में नौकरी का इतना नहीं है, बिजनेस का ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस के रूल्स सरकार ने ऐसे बना रखे हैं कि इजीली बिजनेस किया जा सके। जो गवर्नमेंट जितने टफ रूल्स बनाएगी वहाँ पे उतने ही कम व्यापार होंगे, ठीक है। इतना ही। ई नैम क्या है? ई नैम मैं अभी अंडरलाइन करवा के हूँ, वो पैन इनिशिएटेड वाला आया था ना अभी, है ना, वो है, ये इंपॉर्टेंट है ये ई नैम भी। ई नैम है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, NAM का फुल फॉर्म यही है। बी वाला सही है इसका, और बी और सी दोनों ही सही लग रहे हैं। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट विथ ऑब्जेक्टिव। ई नैम का क्या फुल फॉर्म होगा? नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, और ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक होगा, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग एन यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। सही बात है ये एकदम। उसके बाद ए पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक, भाई इलेक्ट्रॉनिक वर्ड तो आएगा ही आएगा ई से। और NAM का फुल फॉर्म क्या है?
नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, ए पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल विच नेटवर्क द एग्जिस्टिंग APMC मंडीज, है ना। तो पहली बात तो ई नैम एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ई नैम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक वर्ड भी आएगा और एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट वर्ड भी आएगा और एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है ये अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 8वां। ई नैम क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिसी रिफॉर्म इंक्लूडेड इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो कौन सा नहीं था रिफॉर्म बताइए? रिमूविंग लाइसेंसिंग, ऑल इंडस्ट्री से हटा लिया था क्या, रिमूव कर लिया था क्या? तो ए सही है या गलत है? गलत। हाँ, इंडस्ट्री लाइसेंस रिमूव किया था लेकिन सबसे नहीं, 18 इंडस्ट्री से नहीं किया था, वो अंडरलाइन करवाया हुआ है, बाकी सब सही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिबरलाइज हुआ, लिबरलाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ मतलब प्राइवेटाइजेशन हुआ। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? प्राइवेटाइजेशन। तो BCD सही है, ए वाला आएगा, मतलब BCD तो हुए थे, ए नहीं हुआ था, तो ए आएगा आंसर। इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड एंट्री ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिस्ट्रिक्टेड इन इंडिया बिकॉज, तो फॉरेन गुड्स नहीं आ रही थी, क्यों भाई, क्यों ऐसा हो रहा था बताइए? द गवर्नमेंट वांट पीपल फॉलो पॉलिसी बी इंडियन बाई इंडियन बिकॉज फॉरेन गुड्स वर कॉस्टली एंड मीन टू लॉस प्रीवियस गवर्नमेंट पॉलिसी वर डायरेक्टेड टुवर्ड प्रोटेक्शन, हाँ यही होगा, सही है या नहीं? गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स है वो बचे रहे फॉरेन कॉम्पिटिशन से, तो सही है, ये सी आएगा आंसर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगला, द हिंदू ग्रोथ रेट बताओ कब कितनी थी? ये अभी पढ़ी थी हमने, 3.5% थी। और क्या बोलेंगे? 50 से 80 के बीच में 3 डेकेड्स में इंडिया की जो ग्रोथ रेट है दैट इज कॉल्ड हिंदू ग्रोथ रेट। तो ये तो सीधी की सीधी लाइन है जो अभी हम पढ़ के आए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द टर्म डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट ने पैसा निकाल लिया और प्राइवेट वालों से पैसा लगवाया, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट को ही हम प्राइवेटाइजेशन भी बोल सकते हैं, तो क्या आएगा इसमें? द पॉलिसी गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग पब्लिक, सेल ही आएगा या? अरे द पॉलिसी ऑफ सेल ऑफ पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग ऑफ ए पब्लिक सेक्टर, सही है या नहीं है? मतलब उसने अपना पोर्शन बेच दिया, जैसे मान लो 100% गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट ने बोला कि 30% हम बेच रहे हैं, 30% कौन खरीद लेंगे? प्राइवेट वाले। तो इसी को तो डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे, इसी को तो प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे। तो ये बी आंसर कर देंगे 12वें का। उसके बाद में है 13वां, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मोनोपोलीज, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था बताओ? कब आया था ये? 1969 में। अब हट गया या अभी भी है ये? अब हट गया। क्या ले आए इसकी जगह? कॉम्पिटिशन एक्ट। क्या ऑब्जेक्टिव था? अरे मोनोपोली, टू प्रोवाइड कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज, मोनोपोलीज को कंट्रोल करना था या नहीं था? सारे ही हैं ये तो। टू प्रोवाइड मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, टू इंश्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ, तो एक जने के पास पावर नहीं आए, मोनोपोलीज बढ़े नहीं, ये सारे ऑब्जेक्टिव है या नहीं है MRTP के? तो सारे ही हैं या नहीं है? अरे सारे ही तो होंगे। टू प्रोहिबिट मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, मोनोपोलिस्टिक और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना, सी वाला सही है। टू प्रोवाइड द कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज को कंट्रोल करना, ये भी सही है। और कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर को भी रोकना, है ना? तो सारे ही सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में आपको सीधी सीधी लाइन पढ़ा के लाया हूँ, तो सारे ही क्या वन कौन सा आएगा इसमें? सी, हाई यील्डिंग सीड वाला, यही तो था, साइंटिफिक कल्टीवेशन, सही है ना? उसके बाद द स्ट्रेटजी ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया बिफोर ग्रीन रिवोल्यूशन, तो ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले क्या था? बी हुआ था। अरे लैंड रिफॉर्म ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले हो गए थे या नहीं हुए थे? तो यही आएगा, ऑल ऑफ दीज नहीं आएगा। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, हाई यील्डिंग वगैरह सब किस में आए थे? ग्रीन रिवोल्यूशन में। तो ये बी आएगा, वो अभी पढ़ के आए अपन लोग उसमें। तो लैंड रिफॉर्म्स पहले ही हो गए थे। और लैंड रिफॉर्म्स क्या है जो मैं आपको बता चुका हूँ, जो बंदा उस खेत को बाह रहा है उसका वो हो जाएगा, तो यही लैंड रिफॉर्म्स है, सरकार का नियम था ये। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948, तो इसका एम क्या था? क्या था भैया? अरे पढ़ाया ना अभी अपन लोगों ने, तो पढ़ लेना इसको। क्या आंसर आएगा? सी, सीधी सीधी लाइन ही है। द इकोनॉमिक पॉलिसी मैनिफेस्ट इन
रीथिंक रोल मार्केट वर्सेस स्टेट, तो क्या आएगा इसमें? अरे रीथिंक किया था या नहीं किया था? मार्केट और स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, तो उस टाइम पे यही तो मैन रीथिंकिंग हुई थी कि हम स्टेट की जगह किसकी साइड जाएंगे, मार्केट की साइड जाएंगे। द पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज रूटेड इन, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब इंडिया के बाद की, मतलब आज़ादी के बाद की, तो मेनली सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड नेशनलाइजेशन डायरेक्टेड बाय द स्टेट, यही तो हुआ था आज़ादी के जस्ट बाद, तो यही हुआ था ना, लेकिन डायरेक्टेड बाय स्टेट ही तो था। पहली दूसरी लाइन जो मतलब हम पढ़ी है उसमें वही है ये। अब वो एक क्वेश्चन फंस रहा है अपना, उसका समझ नहीं पा रहे कि क्या बोल रहा, क्या पूछना वो चाह रहा है। तीसरा क्वेश्चन, द सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब ये शायद है ना, ये कोई बुक की लाइन ही है ना। वैसे अगर अपन ओपन करके देखें तो अगर इसको ऐसे डिकोड करें कि सबसे ज़्यादा चेंजेस या सबसे पहले चेंजेस किस में आए, वो तो एग्रीकल्चरल, फिर इंडस्ट्री और फिर क्या आएगा, सर्विस आएगा। लेकिन ये बुक में से इसने कहीं ना कहीं लाइन उठाई है। देखो इसका ये अपन इसको ऐसे डिकोड कर सकते हैं, हालांकि बुक में से तुम्हारे पास अगर टाइम हो तो ढूंढ लेना, बाकी इसका आंसर अपन सी करेंगे क्योंकि इसने दे रखा है, और दे इसलिए रखा है क्योंकि बुक में कहीं ना कहीं ये लाइन आई होगी। तो इसको डिकोड हम ऐसे करेंगे, ऐसे बोल रहा है कि चेंजेस जो सबसे ज़्यादा हुए हैं वो एग्रीकल्चरल में हुए, क्योंकि पहले एग्रीकल्चर का परसेंट सबसे ज़्यादा था, अब क्या हो गया, सबसे कम हो गया। तो वो जो परसेंटेज लगभग 80-90% था, अब वो 18-20 पे आ गया। तो सबसे बड़ा चेंज एग्रीकल्चर में। फिर किस में आया चेंज, सर्विसेज में। और इंडस्ट्री में चेंजेस सबसे कम आए हैं, पहले भी बीच में थी लगभग, और अभी भी लगभग कहाँ है, बीच में। तो इसको ऐसे डिकोड करना है। बाकी अगर आप पढ़ोगे, आपको पास 10-20 मिनट का समय है, तो आपको कहीं ना कहीं ये लाइन भी मिल जाएगी। ये बुक की लाइन है, क्योंकि अपन सारे क्वेश्चन देख रहे हैं वो सब बुक की लैंग्वेज में ही है, इसलिए अपन इसको चैलेंज नहीं करेंगे, इसका आंसर ए नहीं बताएंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन को डिकोड सही नहीं कर पा रहे शायद। अगर इसका ये क्वेश्चन ऐसे पूछे ना कि सबसे पहले चेंज किस में किए, एग्रीकल्चर में, बाद में किस में किए, इंडस्ट्री में, और बाद में किस में किए, ये तो सही है कि भाई ए आंसर है। लेकिन इसका ये मतलब है कि सबसे बड़े चेंजेस किस में हुए, एग्रीकल्चर में, और उसके बाद सर्विसेज में, और इंडस्ट्रीज में जो लगभग उतना ही तो बना हुआ है परसेंटेज, तो वो वहीं का वहीं बना हुआ है लगभग। तो इसलिए ये इंडस्ट्री में बाद में चेंजेस, इसलिए आप ये सी आंसर कर लेना प्लीज़, है ना। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं प्लस जो समरी मैंने पढ़ाई है वो प्लीज़ आप 1-2 बार पढ़ लेना, और ये चैप्टर आपको आराम से, ज़्यादा भी नहीं तो 7-8 क्वेश्चन तो देगा ही, है ना। तो छोड़ने का, नहीं पढ़ने का सवाल ही नहीं है, ईजी सा ही है। आप 1 घंटे भी इसको दोगे तो ये आपका कवर हो जाएगा। और स्कैनर में जो क्वेश्चंस अपन ने पढ़े उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो तो कर लेना, और एकदम अटपटा क्वेश्चन है वो हटा देना। स्कैनर भी तो तुम लाए ही होंगे ना, वो भी निकाल लो।